हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा इडिमा एंड इफ्यूजन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें बेसिकली आज हम टाइप्स ऑफ इडिमा एंड इफ्यूजन, मॉर्फोलॉजी ऑफ इडिमा एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इडिमा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इडिमा क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी डिटेल में बता दिया था। इडिमा का मैंने आपको मतलब बताया था स्वेलिंग या फिर सूजन। अगर आपके किसी भी टिश्यू या ऑर्गन में स्वेलिंग नजर आती है तो उस कंडीशन को हम इडिमा बोलते हैं। अब ये स्वेलिंग क्यों नजर आती है, तो उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि मान लीजिए ये आपको कोई टिश्यू है, ये आपको कोई टिश्यू है। अगर ये टिश्यू है तो ये किससे मिलकर बना हुआ होगा, बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होगा। और इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इस टिश्यू में इस टिश्यू फ्लूइड का अमाउंट एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए, तो इस टिश्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इडिमा बोलेंगे। बात समझ में आई? तो इडिमा क्या है कि अगर आपके टिश्यू के अंदर टिश्यू फ्लूइड का अमाउंट जब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को इडिमा बोलते हैं। अच्छा, अब इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन इडिमा का ही एक टाइप है। इफ्यूजन जो है वो इडिमा का ही क्या है? एक टाइप है। कैसे, समझिएगा। अब इफ्यूजन में क्या होता है कि यहां भी किसी भी फ्लूइड का या टिश्यू फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है? किसी भी फ्लूइड का या फिर टिश्यू फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन यहां एक्यूमुलेशन टिश्यू के अंदर ना होके किसी बॉडी कैविटी में होता है। कहां होता है? किसी बॉडी कैविटी में होता है। मान लीजिए ये लंग है, ठीक है। लंग की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। ठीक है। अंदर वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो जो बाहर वाली होती है, बाहर वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। इसके बीच में जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट जब एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, इस प्लूरल कैविटी में इस प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट जब एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है। तो आपने क्या समझा कि अगर टिश्यू के अंदर टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इडिमा बोलते हैं, है ना। और अगर बॉडी कैविटी के अंदर किसी भी फ्लूइड का या टिश्यू फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है एबनॉर्मली, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं। तो आज का मकसद हमारा इडिमा एंड इफ्यूजन समझाना नहीं था, इसे तो हम बेसिकली डिटेल में बहुत पहले समझा चुके हैं। आज हम इनके टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि इफ्यूजन और इडिमा कितने टाइप्स के होते हैं। तो चाहे इडिमा कहें चाहे इफ्यूजन कहें, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक इनके टाइप का नाम होता है ट्रांसुडेट और इनके दूसरे टाइप का नाम होता है एक्सुडेट। अब ट्रांसुडेट एडिमा या फिर ट्रांसुडेट इफ्यूजन और इस एक्सुडेट एडिमा या फिर एक्सुडेट इफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, ये बेसिकली आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि आपका कोई टिश्यू या ऑर्गन है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपका कोई भी टिश्यू या ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है, आपका कोई टिश्यू या ऑर्गन है। अच्छा, इसको ब्लड सप्लाई होती है किसी भी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टरी के द्वारा। जब आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है तो छोटे छोटे पाइप्स में टूटते हैं, जिनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। फिर ये आर्टेरियोल्स जो होते हैं ये और छोटे छोटे पाइप्स में टूटते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। तो ये मान लीजिए इस टिश्यू या ऑर्गन के अंदर क्या है? कैपिलरी है। इस कैपिलरी में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ओके। अच्छा, अगर ये टिश्यू या ऑर्गन है तो ये किससे मिलकर बना हुआ होगा? ये सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स प्रेजेंट होंगी। ओके, इस टिश्यू ऑर्गन में सेल्स प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट होगा? इन सेल्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इन सेल्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा और उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ ये सेल्स थी, उनके बीच में क्या प्रेजेंट था? ये टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट था। तो ये टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है। अब होता क्या है, आप जानते हैं कि इस प्लाज्मा के बीच में और इस टिश्यू फ्लूइड के बीच में एक्सचेंजिंग होती है। प्लाज्मा तो बाहर जाता है, प्लाज्मा तो बाहर जाता है, और जो ये टिश्यू फ्लूइड है ये अंदर आता है। ये कहां आता है? अंदर आता है। तो प्लाज्मा बाहर जाता है और टिश्यू फ्लूइड अंदर आता है। जब प्लाज्मा बाहर जाएगा, जब ये प्लाज्मा बाहर जा रहा है, तो ये अगर अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स को लेके जा रहा है और कुछ ब्लड सेल्स को लेके जा रहा है। मान लीजिए ये प्लाज्मा जब बाहर जा रहा है, तो अगर बाहर जाते वक्त ये अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स दोनों को साथ लेके जा रहा है, तो उस टाइम पे जो ये एडिमा कॉज करेगा, उस टाइम के एडिमा को हम बोलेंगे एक्सुडेट एडिमा। तो एक्सुडेट एडिमा जो होता है उसमें क्या होता है कि कैपिलरीज से जो प्लाज्मा बाहर निकल के जाता है, कैपिलरीज से जो प्लाज्मा बाहर निकल के जाता है वो प्लाज्मा प्रोटीन रिच होता है और उसमें सम अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं।
इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें ट्रांसुडेट एडिमा के बारे में, तो ट्रांसुडेट एडिमा के केस में क्या होता है कि जो ये प्लाज्मा बाहर जाता है कैपिलरी से जो प्लाज्मा बाहर जाता है वो अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को ज्यादा अमाउंट में लेके नहीं जाता। तो क्या बाहर जाता है? सिर्फ वाटरी कंटेंट बाहर जाता है। ठीक है, तो अगर कैपिलरी से सिर्फ प्लाज्मा का वाटरी कंटेंट बाहर जा रहा है और प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर नहीं जा रही हैं या ब्लड सेल्स बाहर नहीं जा रही हैं, तो इस टाइम पे जो एडिमा कॉज होगा टिश्यू के अंदर उसको हम बोलेंगे ट्रांसुडेट एडिमा। और जो एडिमा का अगर नेचर कैसा होगा, नेचर की बात करें तो ट्रांसुडेट एडिमा में प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगी या ठीक है, और इसके अंदर ब्लड सेल्स भी कैसे होंगी? नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगी, क्योंकि जो प्लाज्मा निकला है बाहर, जो प्लाज्मा निकला है वो बाहर वो वाटरी कंटेंट ही निकला है, अपने साथ प्लाज्मा सेल्स यानी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन लेके नहीं निकला है। वहीं अगर एक्सुडेटेड एडिमा वाले केस की बात करें तो वहां जब प्लाज्मा बाहर आया था तो वो अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स और सम अमाउंट में ब्लड सेल्स लाइक WBC, प्लेटलेट्स या फिर RBC को लेके बाहर निकला था। कलर की बात करें तो जो ट्रांसुडेट एडिमा होता है इसका कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ये कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ठीक है, ये ज्यादा डार्क हो गया, तो ये कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है, ट्रांसलूसेंट एंड स्ट्रॉ कलर्ड होता है। वहीं एक्सुडेट एडिमा की बात करें तो एक्सुडेट एडिमा जो होता है ये बेसिकली कैसा होता है? क्लाउडी। कैसा होता है? क्लाउडी अपीयरेंस होती है। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है WBC। अच्छा, अब हम एक बात करें कि सर ऐसा क्यों हुआ था कि ट्रांसुडेट एडिमा के केस में जो कैपिलरी से प्लाज्मा निकला था वो अपने साथ सिर्फ वाटरी कंटेंट लेके आया था, और यहां एक्सुडेट एडिमा के केस में जो कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर निकल के आ रहा है ये अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी लेके जा रहा है और ब्लड सेल्स भी लेके आ रहा है। तो ऐसा पक्षपात क्यों कि एक तरफ वाटरी कंटेंट निकल रहा है और एक तरफ सारी चीजें निकल रही हैं? तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है कॉज, कि इस एडिमा का कॉज क्या था। कॉज ऑफ एडिमा पे ये बात डिपेंड करेगी। तो अगर कॉज ऑफ एडिमा इन्फ्लेमेशन है, कॉज ऑफ एडिमा यानी एडिमा को करने वाला जो कॉज है वो अगर इन्फ्लेमेशन है तो प्लाज्मा अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स लेके आएगा। लेकिन अगर कॉज ऑफ एडिमा नॉन इन्फ्लेमेटरी है यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से एडिमा नहीं हुआ है तो सिर्फ वाटरी कंटेंट बाहर आएगा। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है कि कॉज ऑफ एडिमा अगर जब इन्फ्लेमेटरी होता है तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो कैपिलरीज है ये क्या है? कैपिलरीज है। ठीक है, और कैपिलरीज की जो वॉल होती है ये कैपिलरीज की वॉल है, ये जिन सेल्स से मिलकर बनी होती है इनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। अब देखो ये एंडोथेलियल से यहाँ पे क्या है? एक दूसरे से चिपके हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है तो उन इन्फ्लेमेशन के केस में क्या देखने को मिलता है? इन एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं? बड़े बड़े गैप क्रिएट हो जाते हैं, और जब बड़े गैप क्रिएट हो जाएंगे तो यहां पे जो प्लाज्मा होगा उसके लिए क्या हो जाएगी? एक फ्रीडम मिल जाएगी कि वो अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को लेके बाहर निकल सकेगा। तो अगर कॉज ऑफ एडिमा क्या है? इन्फ्लेमेटरी है, तो उस केस में क्या होता है कि गैप क्रिएट हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, और प्लाज्मा जो होता है वो अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को बाहर निकलता है। और इस तरह के एडिमा को हम क्या बोलते हैं? एक्सुडेट एडिमा। यानी इन्फ्लेमेटरी एडिमा जो होता है वो एक्सुडेट एडिमा होता है। वहीं अगर कॉज ऑफ एडिमा अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी है यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं एडिमा हुआ है, किसी अदर कॉज की वजह से एडिमा हुआ है। कोई अदर कॉज क्या हो सकते हैं एडिमा के? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कॉजेज ऑफ एडिमा में डिटेल में समझाए थे। एक तो ये हो सकता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने से एडिमा हो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी वो प्रेशर जो प्लाज्मा को कैपिलरी से बाहर फेंकता है, या फिर दूसरा वो हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता हो वो डिक्रीज हो गया हो। प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? जो टिश्यू फ्लूइड को वापस अंदर लेके आता है कैपिलरी में। ठीक है, तो अगर किसी अदर रीजन की वजह से एडिमा हुआ है यानी एडिमा नॉन इन्फ्लेमेटरी है, चाहे वो इंक्रीज इन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हुआ हो, चाहे वो डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हुआ हो, चाहे वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ हो, या फिर वो किडनी के डिसऑर्डर या फिर सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से हुआ हो, तो ऐसे एडिमा जो नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं उस केस में क्या होते हैं कि जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या रहती हैं? कॉन्टेक्ट में रहती हैं, और उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता। इसलिए जो प्लाज्मा होता है इसको बहुत ज्यादा सारी चीजें, बड़े साइज की चीजें अपने साथ ले जाने की, बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए ये जो प्लाज्मा बाहर जाता है तो इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटरी कंटेंट होता है। क्या होता है?
वाटरी कंटेंट ही होता है, ये अपने साथ प्लाज्मा प्रोटीन्स या फिर WBCs प्लेटलेट्स वगैरह को लेके नहीं जाता। तो इज इट क्लियर टू यू बिटवीन द ट्रांसुडेट एंड एडिमा एंड एक्सुडेट एडिमा? जो ट्रांसुडेट एडिमा होता है वो कैसा होता है? नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, और ट्रांसुडेट एडिमा में कैसा होता है? प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती हैं, ब्लड सेल्स वगैरह नहीं होती हैं। जबकि एक्सुडेट एडिमा की बात करें तो एक्सुडेट एडिमा कैसा होता है? इन्फ्लेमेटरी होता है, और इस केस में आपको लार्ज अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगी। अच्छा, और डिफरेंसेस की बात करें तो जो ट्रांसुडेट एडिमा होता है, अगर हम इसके पीएच की बात करें तो ट्रांसुडेट एडिमा का जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7.3 होता है। इसका मतलब अगर इसकी नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर का होगा। वहीं अगर मैं एक्सुडेट एडिमा की बात करूं तो एक्सुडेट एडिमा का जो पीएच होता है वो लेस देन 7.3 होता है, और ये एसिडिक नेचर की होता है। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो जो आपका ट्रांसुडेट एडिमा होता है, अगर आप जानते हैं कि ट्रांसुडेट एडिमा में क्या होता है? कैपिलरी से जो प्लाज्मा आया है वो कैसा है? वाटरी कंटेंट बाहर आया, और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स या फिर ब्लड सेल्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसुडेट एडिमा है उसमें प्रोटीन का अमाउंट जो होगा वो कम होगा, सेल्स का अमाउंट कम होगा। और जब उसमें प्रोटीन या सेल्स का अमाउंट कम है, यानी सॉलिड पार्ट कम है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, तो वो भी क्या होगी? कम होगी। ट्रांसुडेट एडिमा में एक एंजाइम जिसको बोलते हैं LDH, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स, ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है? शुगर से एनर्जी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इस एंजाइम की कंसंट्रेशन भी क्या होती है? कम होती है इन द ट्रांसुडेट एडिमा। इन द कॉन्ट्रेरी एक्सुडेट एडिमा की बात करें तो एक्सुडेट एडिमा में प्रोटीन, सेल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, LDH एंजाइम, ये सारे ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ओनली डिफरेंस इज बिटवीन द ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है वो ट्रांसुडेट एडिमा में ज्यादा होता है और एक्सुडेट एडिमा में कम होता है। सो this was all about the difference between transudate edema and exudate edema, transudate effusion and exudate effusion. Okay, now discussing about the type of effusion. So as similar to the edema, effusion is also of two types. One is transudate effusion and another is exudate effusion. Transudate effusion similar to the transudate edema कैसा होगा? इसमें प्रोटीन पुअर होगा और इसमें ब्लड सेल्स भी क्या होंगी? नेग्लिजिबल होंगी, ठीक है। और एक्सुडेट एडिमा क्या होगा? प्रोटीन रिच होगा और क्या होगा? इसमें ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। ओके, अगर ट्रांसुडेट इफ्यूजन के अगर हम कलर की बात करें तो कैसा होगा? इट विल बी ट्रांसुलेंट और स्ट्रॉ कलर्ड होगा। जबकि अगर हम एक्सुडेट इफ्यूजन की बात करें तो ये क्या होगा? क्लाउडी होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ WBCs। ओके, इफ्यूजन की बात करें, इफ्यूजन अगर प्लूरल कैविटी में होता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक बात समझने की है, जैसे कि मान लीजिए ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स की जो इनर कवरिंग है जिसको हम मान रहे हैं विसरल प्लूरा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? विसरल प्लूरा, ठीक है। और ये आउटर कवरिंग थी, है ना, जिसको हम बोलते थे पैराइटल प्लूरा। इसको क्या बोल रहे थे? पैराइटल प्लूरा, ठीक है। और ये क्या थी? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो देखो, अगर इस प्लूरल कैविटी में एनी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए, किसी भी फ्लूइड का, इट मे बी वाटरी, इट मे बी ब्लड, इट मे बी पस, यानी किसी भी तरह का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर इसके अंदर एबनॉर्मल अमाउंट में होता है, किसी भी तरह का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर इसके अंदर क्या होता है? इस प्लूरल कैविटी में एबनॉर्मल अमाउंट में होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। लेकिन अगर इस कैविटी में सिर्फ सीरस फ्लूइड मतलब क्लियर वाटरी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, अगर इस कैविटी के अंदर सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स। आई रिपीट अगेन, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर, इस प्लूरल कैविटी के अंदर, लंग्स की प्लूरल कैविटी के अंदर किसी भी तरह के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, इट मे बी वाटर, इट मे बी ब्लड, इट मे बी पस, किसी भी तरह के फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है तो इस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। इसका एक पार्टिकुलर केस है जिसको बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स। जब इस कैविटी के अंदर सीरस फ्लूइड यानी क्लियर वाटरी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोथोरैक्स। तो हाइड्रोथोरैक्स केस है किसका? प्लूरल इफ्यूजन का। सिमिलरली आपने एक सुना होगा कि पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है? तो आप भी मान लीजिए ये हार्ट है ना, हार्ट की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इनर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम बोल रहे हैं विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा, इसके बाहर एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको बोल रहे हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। इस विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में क्या होता है? एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। अच्छा, इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट एबनॉर्मली अगर इंक्रीज करने लग जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब देखो, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हम बोलेंगे तब जब किसी भी तरह का फ्लूइड का, किसी भी तरह का एनी फ्लूइड
किसी भी तरह के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो इस पेरिकार्डियल कैविटी में, यानी इस पेरिकार्डियल कैविटी में किसी भी तरह के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो, किसी भी तरह के फ्लूइड का मतलब ब्लड का, पस का, वाटरी कंटेंट का, किसी भी तरह के फ्लूइड का अगर एक्यूमुलेशन होता है इस पेरिकार्डियल कैविटी में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस, अगर इस पेरिकार्डियल कैविटी में वाटरी कंटेंट का एक्यूमुलेशन हो तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइड्रोपेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोपेरिकार्डियम। वहीं सिमिलरली बात करें पेरिटोनियल कैविटी की, तो पेरिटोनियल कैविटी का दूसरा ही नाम होता है एब्डोमिनल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी। अब मान लीजिए ये क्या है? आपकी बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल है, और ये क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल है। और ये आपका जो रीजन है, ये जो आपका रीजन है, मान लीजिए एब्डोमेन वाला रीजन है। कौन सा रीजन है? एब्डोमेन वाला रीजन है, एब्डोमेन। ठीक है, तो ये जो कैविटी होती है बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बिटवीन द बॉडी वॉल, ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। अगर इस एब्डोमिनल कैविटी में किसी भी तरह के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो, किसी भी तरह के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पेरिटोनियल एफ्यूजन। किसी भी तरह के फ्लूइड का मतलब से है वही ब्लड, पस, वाटर, किसी भी तरह के फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है इस एब्डोमिनल कैविटी में, तो हम इसको बोलते हैं पेरिटोनियल एफ्यूजन। लेकिन अगर इस एब्डोमिनल कैविटी में वाटरी फ्लूइड या सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोपेरिटोनियम या फिर एसाइटिस। हाइड्रोपेरिटोनियम या फिर एसाइटिस। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसुडेट इफ्यूजन होता है या ट्रांसुडेट इडिमा होता है, उसका जो कलर मैंने आपको जो बताया था वो बताया था स्ट्रो कलर। ठीक है, ट्रांसुलेंट स्ट्रो कलर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर ट्रांसुडेट इफ्यूजन की बात करें, वो भी किसके? पेरिटोनियल कैविटी की, तो वर्ड आ रहा ट्रांसुडेंट, तो किस कलर का होना चाहिए था? स्ट्रो कलर का होना चाहिए था। अगर ट्रांसुडेट इफ्यूजन है कहीं का भी हो, कैसा होना चाहिए था? स्ट्रो कलर का होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ट्रांसुडेट इफ्यूजन की बात करें पेरिटोनियल कैविटी की, तो इसका जो कलर होता है वो बेसिकली मिल्की होता है। और ये मिल्की इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी गट होती है, एलिमेंट्री कैनल होती है, वहां से इसमें किसका हो जाता है? लिपिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रांसुडेट इफ्यूजन होता है वो किस कलर का होता है? मिल्की कलर का होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एडिमा and exudate edema and what is the difference between transudate effusion and exudate effusion. Okay, now moving forward for the morphology of edema. अब देखो edema जो होता है, edema का बेसिकली मतलब क्या है? आप जानते हो स्वेलिंग, सूजन, है ना। अब जो स्वेलिंग है, सूजन है, इसको आप मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है, किसी की स्वेलिंग हो रही है, तो आप उसको देख के, मतलब विदाउट एनी माइक्रोस्कोप बॉडी, आप अगर एक्सटर्नल मान लो एडिमा है, सबक्यूटेनियस एडिमा है या एक्सटर्नल एडिमा है, बाहर से आपको विजिबल है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसके इस टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी एडिमा वाले टिश्यू को माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करोगे तो आपको वहां क्या देखने को मिलेगी? सेल्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और जो टिश्यू फ्लूइड का जो अमाउंट होगा उस टिश्यू के अंदर, वो भी क्या मिलेगा? एबनॉर्मली इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब जो एडिमा होता है वो बेसिकली किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, बॉडी के किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो एडिमा हमें देखने को मिलता है वो या तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में देखने को मिलता है, या लंग्स में देखने को मिलता है, या ब्रेन में देखने को मिलता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होता है? हमारी जो स्किन की जो डीपेस्ट लेयर होती है, जो फैट सेल्स और कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारी स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडिमा होता है तो इस तरह के एडिमा को हम क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस एडिमा बोलते हैं। और जब एडिमा हमारे लंग्स में होता है तो पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, और ब्रेन में होता है तो ब्रेन एडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो एडिमा बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो एडिमा में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, सबक्यूटेनियस एडिमा, लंग्स में पल्मोनरी एडिमा एंड ब्रेन में ब्रेन एडिमा। इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबक्यूटेनियस एडिमा यानी एडिमा जो आपकी स्किन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो सबक्यूटेनियस एडिमा है ये डिफ्यूज हो सकता है, यानी कि आपकी जो स्किन है या आपकी जो बॉडी की पूरी बॉडी है, जो पूरी बॉडी की स्किन है, वहां आपको ये एक लार्ज एरिया में देखने को मिल सकता है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में भी देखने को मिल सकता है, उस एरिया में जहां पे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा रहा हो। यानी सबक्यूटेनियस एडिमा जो स्किन का एडिमा होता है वो जनरलाइज्ड भी हो सकता है, पूरी बॉडी में भी हो सकता है, और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर भी हो सकता है, यानी कि लोकलाइज्ड भी हो सकता है। अच्छा, जो सबक्यूटेनियस एडिमा होता है ये डिपेंडेंट नेचर का भी हो सकता है। डिपेंडेंट नेचर का मतलब ये ग्रेविटी डिपेंडेंट हो सकता है। वो लोग जिनका लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने की जॉब होती है, वो लोग जिनका लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने की जॉब होती है, तो बेसिकली उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज की वेन्स होती हैं,
ये मान लीजिए इनके लेग्स की वेन्स है, ठीक है। अब वेन्स का काम क्या है कि नीचे के पार्ट से ब्लड को वापस लेके आना, कहां तक, हार्ट तक वापस लेके आना। लेकिन आपको पता है कि कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो उस पर एक चीज काम करेगी, ग्रेविटी। और वो ग्रेविटी क्या करती है, इस वेन को उसका काम नहीं करने देती, उस ब्लड को ऊपर जाने से रोकती है और नीचे की तरफ सेटल डाउन करती है। नीचे की तरफ सेटल डाउन करती है तो ये जो ब्लड है ये नीचे ही सेटल रह जाता है। और नीचे जब सेटल रह जाता है तो उस लोअर एक्सट्रीमिटीज के वाले पोर्शन में क्या कर देता है, एडिमा कॉज कर देता है। इस लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो स्किन होती है, यानी पैर वगैरह जो होते हैं, उन लोगों के जो लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग जॉब करते हैं तो उनके अंदर आपको एडिमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा, ये जो सबक्यूटेनियस एडिमा होता है ये पिटिंग नेचर का हो सकता है। पिटिंग नेचर का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। सपोज करिए कि आपका ये हैंड है और इस हैंड में आपको एडिमा हुआ है, ये हाथ आपका सूज गया है, ठीक है, और सूजन हो गया, स्वेलिंग हो गई है, ये आपका हैंड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक फिंगर ली और इस फिंगर से इस एरिया में आपने प्रेस किया, इस एरिया में क्या किया आपने, प्रेस किया। ये आपका हैंड था, यहां पे आपने प्रेस किया। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जहां आपने प्रेस किया था उस एरिया में आपको क्या देखने को मिला, एक डिप्रेशन, एक क्या देखने को मिला, गड्ढा सा देखने को मिला, डिप्रेशन देखने को मिला। देखो, अगर नॉर्मल एडिमा होता है तो जैसे आप फिंगर को हटाएंगे, जैसे आप इस फिंगर को रिमूव करेंगे तो वो जो स्किन होगी वो वापस कैसी हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी पर्सन को पिटिंग एडिमा है, जो कि सबक्यूटेनियस एडिमा का टाइप होता है, अगर किसी पर्सन को पिटिंग एडिमा है तो ये जो डिप्रेशन होगा ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा और एक लॉन्ग टाइम के बाद जो स्किन होगी वो कैसी होगी, फ्लैट होगी। तो सबक्यूटेनियस एडिमा जो होता है वो पिटिंग एडिमा के नेचर का भी हो सकता है। तो ये तो हमने बात की थी सबक्यूटेनियस एडिमा की। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एडिमा इज पल्मोनरी एडिमा। जब किसी पर्सन को पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने मेरा पढ़ा है तो मैंने वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। अगर किसी पर्सन के लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर रहा है, किसी पर्सन का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर रहा है तो उसको कौन सा एडिमा होगा, पल्मोनरी एडिमा। याद है मैंने आपको बताया था, है ना, हार्ट के 4 चैम्बर बताए थे आपको, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर पंप नहीं करेगा तो ये ब्लड वापस कहां जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से वापस कहां चला जाएगा, लंग्स में, और वहां लंग्स में जाके क्या कर देगा, एडिमा कॉज कर देगा। तो पल्मोनरी एडिमा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रिनल डिसऑर्डर हो सकता है और भी, और या फिर पल्मोनरी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बट ये भी कॉज होता है, ठीक है। चलिए, तो पल्मोनरी एडिमा जब किसी भी पर्सन के लंग्स में होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो नॉर्मल वेट से 2-3 गुना ज्यादा वेटफुल हो जाते हैं। अब इतना ज्यादा वेट हो जाएगा तो सांस लेने में परेशानी होगी, यानी पेशेंट के अंदर डिस्पनिया के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। जब इस तरीके के पल्मोनरी एडिमा वाले जो लंग्स होते हैं, जब आप उसकी सेक्शनिंग करेंगे, यानी उसको कट करके देखेंगे, लंग्स का एक आप कैसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लंग्स के अंदर जो एडिमा होता है वो फ्रोथी होता है। फ्रोथी मतलब झागदार। अब झागदार क्यों होता है, क्योंकि जो आपका फ्लूइड है उसमें एयर मिक्स हो गई है और फ्लूइड और एयर के मिक्सर की वजह से उसमें क्या बन गए, फ्लोथ बन गए, झाग बन गए हैं, ठीक है। और जो एडिमा होगा उसमें आपको ब्लड की भी प्रेजेंस देखने को मिलेगी और सम अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन एडिमा इज ब्रेन एडिमा। ब्रेन एडिमा जो हो सकता है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और जनरलाइज्ड भी हो सकता है। जनरलाइज्ड मतलब पूरे ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, होल ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, या फिर लोकलाइज्ड मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है, ठीक है। अब पूरी ब्रेन में होगा या किसी पर्टिकुलर पार्ट में होगा, ये डिपेंड करेगा कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है या इंजरी की का कॉज क्या है जिसकी वजह से एडिमा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब स्वेलिंग होगी ब्रेन के अंदर तो आपको पता है जो ब्रेन है वो कहां प्रेजेंट है, स्कल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, पर्सन का स्कल है, स्कल बोन है, ये क्या है, स्कल बोन है, और स्कल बोन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये ब्रेन प्रेजेंट है। तो अगर इस ब्रेन में स्वेलिंग होगी तो ये ब्रेन कहां जाके टकराएगा, इस स्कल से टकराएगा, स्कल बोन से टकराएगा। ये ब्रेन है, इसके अंदर स्वेलिंग हो रही है, ये फूल रहा है, तो ये किससे टकराएगा, इस स्कल बोन से टकराएगा। और जब ये स्कल बोन के कांटेक्ट में आएगा तो इस ब्रेन में आपको पता है क्या होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जिनको सल्साई बोलते हैं। तो ये हमारे जो ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं, सल्साई और गायरस होते हैं, ठीक है। जो डिप्रेशन होते हैं उनको सल्साई बोलते हैं और जो प्रोट्यूजन्स होते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है प्रोट्यूजन्स वाला, इनको बोलते हैं गायराई, और जो डिप्रेशंस होते हैं इनको बोलते हैं सल्कस। तो जब इस ब्रेन में स्वेलिंग आएगी तो ये ब्रेन क्या करेगा, इस स्कल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से जो सल्साई होंगे वो और ज्यादा नैरो हो जाएंगी और जो गायरी होगी वो कैसी हो जाएगी, इससे डिस्टेंडेड हो जाएगी, फ्लैट नेचर की हो जाएंगी, और जो सल्साई थी वो और ज्यादा नैरो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एडिमा पूरी बॉडी में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अकर होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लंग्स में और ब्रेन में। आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर किसी पर्सन की
किडनी में डिसफंक्शन होता है, किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से जो इडिमा आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज में देखने को मिलेगा, और मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है आईलिड्स में। तो जो पर्सन होगा, अगर किसी पर्सन की के अंदर पेरी ऑर्बिटल इडिमा है, यानी उसकी जो आईज है उनके आसपास आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, इडिमा देखने को मिल रहा है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस पर्सन की जो किडनी है उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर चल रहा है, तो आप पर्सन को आरएफटी कराने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीनल फंक्शन टेस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपने, दैट इज क्लिनिकल फीचर ऑफ इडिमा, कि जो हमने इडिमा पढ़ा है इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसके हमें क्या फायदा मिल सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो जो इडिमा होता है ये बेसिकली नॉन फैटल भी हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये सीवियर हो जाए, कैसा हो जाए, सीवियर हो जाए, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गन्स में हो जाए लाइक ब्रेन वगैरह में, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। वैसे तो मतलब नॉन फैटल है, बट अगर ये सीवियर हो जाए या कुछ ऐसे ऑर्गन में हो जाए जैसे लाइक ब्रेन्स में, लंग्स में, तो ये क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इंसान की जान भी ले सकता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस इडिमा से हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल वैल्यूज मिल सकती हैं। तो अगर किसी पर्सन के अंदर सबक्यूटेनियस इडिमा देखने को मिल रहा है तो आपको ये पोटेंशियल साइन मिलता है कि इस पर्सन के अंदर या तो कोई कार्डियक डिसीज है या फिर रीनल डिसीज है, यानी पर्सन के अंदर सबक्यूटेनियस इडिमा है, स्किन के अंदर इडिमा है, तो ये आपको ये पोटेंशियल साइन देता है कि इस पर्सन के या तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसकी कोई किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ये आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए किसी के अंदर सबक्यूटेनियस इडिमा सीवियर हो जाता है तो ये उसकी वुंड हीलिंग में और उसके इन्फेक्शन क्लियरेंस में भी क्या करता है, इंपेयरमेंट करता है, दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी इडिमा के। पल्मोनरी इडिमा के क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो अगर किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन को पल्मोनरी इडिमा है तो ये डाउट हो सकता है कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, या फिर उस पर्सन के अंदर क्या हो सकते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी के डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, या फिर उसके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हुआ हो, या फिर उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ हो। तो ये सारी डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब पल्मोनरी इडिमा होता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब जो आपको पता है कि जो एल्वियोलाई होती हैं वो क्या होती हैं, साइट ऑफ एक्सचेंज होती हैं। जो एल्वियोलाई होती हैं ये क्या होती हैं, साइट ऑफ एक्सचेंज होती हैं, जहां पे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये एल्वियोलाई है, और ये आपकी क्या होती है, कैपिलरी होती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है, ऑक्सीजन यहां डाली जाती है और CO2 वापस ली जाती है। तो अगर मान लीजिए कि पल्मोनरी इडिमा है तो जो एल्वियोलर सैक्स हैं, ये जो एल्वियोलर सैक हैं, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू फ्लूइड का या किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। अब जब यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो इस एक्सचेंजिंग में क्या होगी, दिक्कत होगी। और दूसरी बात, जब यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, अब तीसरी चीज जो है ये है कि अगर किसी पर्सन के लंग्स में इडिमा है, ठीक है, यानी इस लंग्स के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है, इडिमा देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो इसकी कैविटी थी, प्लूरल कैविटी, तो लंग के अंदर फ्लूइड जमा होने से इसकी जो प्लूरल कैविटी थी, इस प्लूरल कैविटी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। तो जो प्लूरल एडिमा है वो किसको दावत दे देता है, प्लूरल इफ्यूजन को दावत दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पल्मोनरी पैरेन्काइमा है, यानी लंग्स का वो पार्ट जो टिश्यू के अंदर जो एयर एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है, उसको भी क्या कर देता है, वो अफेक्ट कर देता है, यानी कि पर्सन को गैसेस एक्सचेंज में और सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ये था पल्मोनरी एडिमा का फीचर्स, क्लिनिकल फीचर। बात करें ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन का अगर एडिमा की बात करें तो ब्रेन का एडिमा अगर सीवियर हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, यानी कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है। रीजन क्या है, आप जानते हैं कि आपकी जो बोन है ये स्कल बोन है, ठीक है, ये आपका स्कल है, ठीक है। अब अगर आपने स्कल देखा हो तो इसके बेस पे स्कल जो होता है, इसके बेस पे एक ओपनिंग देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। तो अगर यहां पे ब्रेन के अंदर ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिल जाए, ब्रेन के अंदर ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ब्रेन का पार्ट होता है ये इस फोरामेन मैग्नम से निकल के बाहर आ जाता है, यानी इसका हर्निया हो जाता है, यानी ब्रेन का जो पार्ट होता है वो इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू निकल के बाहर आ जाता है। कब, जब इस ब्रेन के अंदर इडिमा जो हो जाता है वो कैसा हो जाए, सीवियर हो जाए। तो ब्रेन का इडिमा जब सीवियर हो जाता है तो ब्रेन का कुछ पार्ट इस फोरामेन मैग्नम के
थ्रू निकल के बाहर आ जाता है, और बाहर आके ये जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है यानी जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है, या फिर पोन्स वाला पार्ट है, या फिर मेडुला वाला पार्ट है, इसको कंप्रेस कर देता है बाहर आके। इसको क्या करता है? कंप्रेस कर देता है। इसको कंप्रेस करने की वजह से जो इसमें मेडुलरी सेंटर्स प्रेजेंट है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम पेरिटोनियल इफ्यूजन के बारे में। पेरिटोनियल इफ्यूजन एसाइटिस, तो पेरिटोनियल इफ्यूजन एसाइटिस बेसिकली किसकी वजह से होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन। देखो आपको पता है एक पोर्टल वेन होती है जो कहां से कहां जाती है, जो आपके इंटेस्टाइन से एक वेन होती है जो ब्लड लेके जाती है कहां? लंग्स के पास। इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो इस पोर्टल वेन में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो पेरिटोनियल इफ्यूजन यानी कि जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड का या किसी भी फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी आप जानते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूरा बॉडी, ये आपकी बॉडी वॉल है ना, ये आपकी बॉडी वॉल है, ये क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिन वाले रीजन में जो कैविटी होगी बिटवीन द एब्डोमिनल वॉल एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी में मान लीजिए किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड का या टिश्यू फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो अब क्या होगा इसकी वजह से कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? सीवियर हो सकता है, फेटल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिमा। ठीक है, पेरिटोनियम आप जानते हैं, पेरिटोनियम क्या होता है? वो मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को लाइन करती है। ठीक है, तो एक तो इसके दो लेयर होती है, एक वो जो इस एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है उसको बोलते हैं हम क्या? पैरेटल पेरिटोनियम, और दूसरी जो होती है जो बॉडी ऑर्गन्स को कवर करती है जिसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। इन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी या फिर पेरिटोनियल कैविटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।